Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the examination of the nervous system, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर करने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद क्लिनिकल पे प्रोसीड कर चुके हैं. क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीच एंड लैंग्वेज, जिसमें हमने एक जो डिसऑर्डर होता है डिसआर्थ्रिया उसके बारे में पिछली वीडियो में बात की है. वो आप पहले जाके चेक कर सकते हैं नीचे दी हुई लिंक्स में. एंड आज की जो वीडियो है वो एफेजिया के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं, जो एक और तरीके का स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जिसके बारे में एग्जामिनेशन करते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए. या जब आप पेशेंट हिस्ट्री भी ले रहे हैं तो ये तो आप तभी जान सकते हैं. जो हमारी रेफरेंस बुक रही है अभी तक वो है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन. तो बेसिकली जो टर्म एफेजिया है उसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस ऑफ द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज वेदर इन स्पीकिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग. ना बोल पा रहा है, मतलब बोलने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है और अंडरस्टैंड करने में भी दिक्कत है. तो ये इसीलिए होता है मोस्टली क्योंकि ब्रेन का वो एरिया जो लैंग्वेज कंट्रोल करता है उसमें दिक्कत होती है. एफेजिक पेशेंट को असेस करते वक्त ये इंपॉर्टेंट है टू रिलेट द फंक्शनल डिफेक्ट इन लैंग्वेज टू द पेशेंट्स डिसेबिलिटी एज अ होल. हाउ डज इट अफेक्ट हिम और हर, मतलब अगर उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उसको पूरा कैसे इफेक्ट कर रहा है. मतलब खाली लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या उसकी वजह से या उससे रिलेटेड कोई बॉडी में और कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है. फॉर्मल एनालिसिस ऑफ एफेसिया कैन देन बी अटेम्प्टेड. अगर मतलब वो और भी चीज़ों से रिलेटेड है तो उस हिसाब से अटैम्प्ट होगा पेशेंट का एनालिसिस, लेकिन खाली एफेजिया ही है तो वो उस हिसाब से पेशेंट का एनालिसिस जो है अफेक्ट होगा. अब ये ऐसे हमें जो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे मदद क्या होती है, पेशेंट्स प्रॉब्लम एंड इन लोकलाइजिंग द कॉजेटिव लीजन, कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है और कॉजेटिव लीजन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स यदि इफेक्टेड होते हैं तो कहीं आर्टिकुलेटरी डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं, कहीं फ्लुएंसी ऑफ स्पीच में, कहीं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में, कहीं नेमिंग में, रेपिटेशन में, रीडिंग में, राइटिंग में, या कहीं सब में. तो ये एरियाज आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी होती है. एफेजिया के केस में एफेजिया इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल साइन होता है इवन व्हेन इट इज़ ओनली अ वेरी स्लाइट डेफिसिट बिकॉज इट इम्प्लाइज डिजीज इन रिस्ट्रिक्टेड पार्ट्स ऑफ द डोमिनेंट हेमिस्फीयर्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज द लेफ्ट हेमिस्फीयर. अगर एफेजिया स्लाइट भी है यानी स्लाइट डिफ़िकल्टी भी है इन अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, तो वो भी हमारे लिए एज अ फिजिशियन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इंडिकेट कर रहा है वो मेजर फोकल पार्ट्स में डैमेज इंडिकेट कर रहा है और स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में डैमेज इंडिकेट करता है. तो ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. कोई और क्लिनिकल साइन इतना स्पेसिफिक नहीं होता इस लोकलाइजेशन के लिए. Common error is to fail recognize a language disorder in patient with fluent aphasia and to erroneously diagnose a confusional state which implies diffuse rather than focal brain disease. कभी कभी confusional state को हम aphasia regard कर देते हैं जिसमें diffuse disease indicated होती है rather than focal, और एक जो language disorder को हम कभी कभी identify ही नहीं कर पाते as fluent aphasia, उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर ही रहने देते हैं. तो कभी कभी इतना ज़्यादा वो चलन में आ जाता है एफेजिक पेशेंट जो है आसपास के लोगों के, कि सबको लगता है अरे इसका तो नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा है, जबकि वो किसी डिजीज़ के कारण, किसी इंजरी के कारण या किसी फोकल डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा होता है. जो एवरीडे यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वह कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में हम मदद हो सकती है. तो ये देख सकते हैं एवरीडे यूज़ ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड्स फॉलोइंग: ability to use words in spoken speech. This includes articulation यानी अभिव्यक्तिकरण, बोल पाए, fluency ढंग से बोल पाए, flow में बोल पाए, the ability to put words together into phrases and sentences of varying complexity in various grammatical constructions without hesitations and errors, naming एंड द एक्यूरेट रेपिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स. और ये उसी लैंग्वेज पे हम जज कर सकते हैं जो पेशेंट को वो लैंग्वेज नेचुरली आती है. अगर सपोज आपका कोई हिंदी वाला पेशेंट है और आप उसको बोले अंग्रेज़ी में सेंटेंस बोल के दिखाओ, तो भाई वो नहीं बोल पाएगा. किसी की जो मदर टंग तमिल या तेलुगु है उसको वही आती है तो वो उसी में बोल पाएगा. तो ये चीज़ें, या कोई लैंग्वेज अभी नई नई सीख रहा है तो वो धीरे धीरे टाइम ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं उसको एफेसिया है. तो ये जज करना, ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. The ability to comprehend spoken speech, ability to read to oneself, not allowed, ability to write, ability to comprehend other symbols, example mathematical or musical symbols.
जो स्पीच डिफेक्ट्स हैं ये नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये होती हैं। अब ये नॉर्मल से अलग कुछ होगा तब हम स्पीच डिफेक्ट्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्पीच डिफेक्ट्स कैन बी एनालाइज देयरफॉर एज डिस्टर्बेंसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, बोलने में दिक्कत है, फ्लुएंसी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, नेमिंग, रेपिटेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सब चीज़ों में दिक्कत होगी। Disturbances of fluency, verbal comprehension, repetition, writing are all prominent in left anterior टेम्पोरल लोब लीजन्स, जैसे कि एमनेस्टिक और वर्निक्स एफेजिया में ये प्रेमिनेंट होता है। लेफ्ट फ्रंटल लीजन्स अफेक्ट आर्टिकुलेशन एंड फ्लुएंसी मोर देन अदर कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज। लेफ्ट पेराइटो ऑक्सीपिटल लीजन्स इम्पेयर रीडिंग, विजुअल, लैंग्वेज फंक्शंस। लेफ्ट पेराइटल लीजन्स इम्पेयर सेवरल अदर एसोसिएटिव फंक्शंस, यानी बहुत सारे अलग अलग लीजन्स अलग अलग फंक्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं स्पीच और लैंग्वेज के सेंटर में, but particularly writing. Generally, the lateralization of speech corresponds to handedness. Lateralization मतलब एक ब्रेन का एक हिस्सा डोमिनेंट होता है एक चीज़ को कंट्रोल करने में। हैंडेडनेस मतलब कि कौन सा जो ये है द टेंडेंसी टू यूज़ वन हैंड मोर देन द अदर, कौन सा हैंड ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ हो रहा है। लेकिन जो मोस्ट लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंस रेदर देन राइट। Assessment of articulation and fluency on the one hand and of reading and writing on the other enables recognition of lesions in front of and behind the central sulcus. Central sulcus क्या है? जो डिवाइड कर रहा है एक प्रोमिनेंट ग्रूव है इन द ब्रेन दैट सेपरेट्स द फ्रंटल एंड पेराइटल लोब। तो अब हम एक एक एरिया को स्पेसिफिकली स्कैन करेंगे, रीडिंग को, राइटिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, तो हमें समझ में आने के ज़्यादा चांसेस है कि लीजन एक्चुअली में है कहाँ, सेंट्रल सर्कल्स के आगे है, पीछे है, कहाँ है, वो पता चलेगा। ये यूज़फुल क्लिनिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है क्योंकि इंटीरियर पोस्टीरियर एफेजिक सिंड्रोम्स डिटरमाइन करने में। अब इंटीरियर एफेजिक सिंड्रोम में एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज विद स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन, टिपिकली कॉज्ड बाय डैमेज टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, एग्जाम्पल ब्रोकाज एरिया वहाँ पे। और फिर पोस्टीरियर एफेजिक सिंड्रोम बेसिकली एक लैंग्वेज डिसऑर्डर जो प्राइमरली इफेक्ट करता है कॉम्प्रिहेंशन, यूजुअली स्टेमिंग फ्रॉम डैमेज टू पोस्टीरियर ब्रेन रीजन, पर्टिकुलरली वर्निक्स एरिया। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसलिए राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग स्कैन करने की ज़रूरत है। The terms expressive and receptive aphasia are more or less synonymous, but they ignore the equally important functions of reading, writing, repetition, articulation, and fluency. When examining an aphasic patient, assess spoken and written speech separately. उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स है और जो उसकी राइटिंग स्किल्स है दोनों को असेस करना ज़रूरी है। साथ में जो उस पेशेंट का बैकग्राउंड जो है, लिटरेसी बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसने शुरू से लिखना सीखा ही नहीं है तो अब कहाँ से, मतलब ओल्ड एज में कहाँ से सीखेंगे, तो वो भी देखना ज़रूरी है। लेकिन अगर जो एजुकेशनली साउंड पेशेंट है, लिटरली साउंड पेशेंट है, तो उसको आपको रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट लेवल पे असेस करनी ज़रूरी है ताकि आप एफेजिया का एग्जैक्ट फोकल पॉइंट आइडेंटिफाई करने में आपको मदद हो सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ स्पोकन स्पीच, देन असेसमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज जैसे हचिंसन्स में दी हुई है वैसे हम कवर करेंगे। And please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.